अनवर योर केमिस्ट्री टीचर। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है एमडीकैट का, यूएचएस का। टॉपिक नंबर 1 है फिजिकल केमिस्ट्री का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर और जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेक्चर के स्टार्ट में हम देखेंगे एक स्लाइड में कि आज हमने पढ़ना क्या क्या है। सो अभी आप व्हाइट बोर्ड पे एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें टॉपिक बताया गया है और मैं आपके सामने बोल भी रहा हूं। हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक है, इसमें हमने कंटेंट्स जो एक्सप्लेन करने हैं, द कैलकुलेट एम्पिरिकल एंड द मोलेकुलर फार्मूला। इसके अलावा एटम्स के बारे में, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, मोल के बारे में, एवोगैड्रोस नंबर के बारे में, आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ना है, स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस की बात करनी है और डेफिनेटली कुछ रेशियो जो है हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट्स की, उनकी बात करनी है, जिसमें हमारे पास वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी और इनकी इंटरकन्वर्जन शामिल है। सो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, केमिस्ट्री का आगाज है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। हम जानते हैं कि एटम क्या है। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, यू नो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मीन एलिमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एटम होता है। प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोटॉन भी नहीं करता, न्यूट्रॉन भी नहीं करता, बट वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। अब एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में अपनी आइडेंटिटी शो करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव मोस्ट डेफिनेशन। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट, बहुत स्मॉल साइज का होता है। एमडीकैट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं डिफरेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन साथ साथ में हर वो इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक साइज ऑफ एटम के हवाले से लिख लिया। यू नो, एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम्स होते हैं। ये भी हम डिटेल अपनी बुक में पढ़ चुके हैं। साइज की बात करें, जो टेक्निकल बात है, इस एक एटम का जो डायामीटर होता है वो 2 एंगस्ट्रैंग होता है। हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रैंग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो मैं 2 × 10⁻⁻10 मीटर कह दूं, या मैं 2 एंगस्ट्रैंग कह दूं, या मैं नैनोमीटर्स में अगर कहूं तो 0.2 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है। और रेडियस ऑफ कोर्स 1 में आ जाएगा। 1 × 10⁻⁻10 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा, डायामीटर अलग हो जाएगा। टेक्निकली है, ये मैंने इसलिए बोला कि एमसीक्यूज में इस चीज को वो घुमा फिरा के पूछता है। इंट्रोडक्शन हो गया एटम का। बेसिकली अब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जरूरी नहीं कि एटम्स मिलके ही मॉलिक्यूल बनाएं। सो मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन। व्हाट इज मॉलिक्यूल? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज मॉलिक्यूल। अब मैंने उसको समझाने के लिए क्लासिफाई किया है। देखिए, मैंने लिखा है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय मोनोएटॉमिक एंड मॉलिक्यूल? यस, यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं, जो एरोजेंस होती हैं, ग्रुप 8 के एलिमेंट्स होते हैं, जिनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, वो तो अपनी बॉन्डिंग नहीं करते, वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एक्सेट्रा। सो वो एक ही एटम पे मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। सो दे आर द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैंने एग्जांपलीफाई कर दी है। इसके अलावा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, वेरी सिंपल, की बेटर नो, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम्स पे मुश्तमिल हो। इसको फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं होमोन्यूक्लियर, जैसे आप देख रहे हैं O2, Cl2, F2, Br2 एक्सेट्रा, H2 के एक मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम्स पे मुश्तमिल है, लेकिन दोनों एटम एक जैसे हैं, होमोन्यूक्लियर। और अगर HCl के Br एक्सेट्रा NaCl की बात करें, कि ऐसा यूनिट जिसमें हमारे पास, बल्कि NaCl फार्मूला यूनिट है, इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप HCl के Br को सोचें। इस तरह के और बेतहाशा मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 2 एटम्स पे मुश्तमिल हैं, लेकिन वो दोनों एटम डिफरेंट होते हैं। दे कॉल्ड एज द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बट हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? और इसके अलावा जो मॉलिक्यूल 2 से ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल हो, जो मॉलिक्यूल 2 से ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल हो, दे आर कॉल्ड एज पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनकी जनरल क्लासिफिकेशन हम मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स करते हैं, आप बेटर जानते हैं। वो तमाम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनका मोलर मास 10,000 AMU से ज्यादा होता है, दे आर कॉल्ड एज द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और जिनका 10,000 AMU से स्मॉलर होता है या उस तक होता है, तो दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। जनरल डिस्क्रिप्शन है, बेसिक्स हैं, इसके बारे में रिवाइज किया। अब हम बात करते हैं इन बेसिक चीजों को जानने के बाद कि भाई एक एंटिटी है, हम उसके बारे में बात करेंगे, उसका मास जानेंगे। हर मैटर का मास होता है।
अब एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट करें, बहुत स्मॉल होता है। ये जो एमडीकैट में टर्म यूज की गई ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको एक्सप्लेन करता हूं। हम इतना स्मॉलेस्ट यूनिट उसके मास को मेजर तो करना चाहते हैं, यूनिट कौन सा यूज करेंगे हम? किलोग्राम नहीं, ग्राम नहीं, ये तो मोल्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हम स्मॉलेस्ट एंटिटी का मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम रिलेट करेंगे उस जैसी ही किसी दूसरी स्मॉलेस्ट एंटिटी से। वेरी सिंपल, द वेरी कॉमन फिनोमेनन, यू नो, एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? द मास ऑफ द 1/12 ऑफ द कार्बन 12। हम जानते हैं कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13, C14। अब उसमें जो कार्बन 12 है वो चूंकि सबसे ज्यादा अबंडेंट है आप लोगों के सामने, उसका जो मास है होल नंबर में है। हम तमाम दुनिया में पाए जाने वाले एटम्स को उससे रिलेट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, यू सी इन द व्हाइट बोर्ड मैंने एक बात की है, रिलेटिव एटॉमिक मास, द कंपैरिजन ऑफ द मास, चाहे वो मॉलिक्यूल को चाहे वो एटम का, उसको जब रिलेट करते हैं C12 के 1/12 के साथ, तो दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, और उसका जो मास आता है दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। वेरी सिंपल डिस्कशन दिस इज, यू बेटर नो। इसके अलावा मास नंबर, ये मैंने एक खास वर्ड यूज किया है आपके एमडीकैट के हवाले से जो क्वेश्चंस आते हैं। मास नंबर, ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं कि दिस इज स्पेसिफिक फॉर द आइसोटोप्स, इसकी मैं जस्टिफिकेशन नेक्स्ट दूंगा, ऐसा क्यों है, एक आइसोटोप से ही क्यों मास नंबर एसोसिएटेड किया जाता है। हालांकि हर एटम का मास तो होता है, पीरियोडिक टेबल में मासेस लिखे हुए हैं, फ्रैक्शंस में है, होल नंबर में नहीं है। तो एक आइसोटोप का जो मास होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर कैलकुलेट किया जाए तो उनका स्टैंडर्ड मास कैलकुलेट किया जाता है, वो होल नंबर में होता है, उसको मास नंबर कहते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में मैसेज लिखे होते हैं वो फ्रैक्शनल एवरेज एटॉमिक मैसेज होते हैं, वो हमारे पास तमाम आइसोटोप्स की एंटिटी को मेजर करने के बाद लिखे गए होते हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। So that was a very brief introduction about the atoms, molecules, the mass number, the relative atomic mass and the one atomic mass unit। आप देखिए मैंने एक और चीज लिखी है, वन एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बहुत स्मॉलर होता है। हम तो किलोग्राम ग्राम से वाकिफ हैं, अगर कोई हमसे पूछ ले कि भाई किलोग्राम ग्राम्स में वन एटॉमिक मास यूनिट की क्या हैसियत है, तो आप कहेंगे दैट इज 1.661 into 10 power -27 kg, सच अ स्मॉल यूनिट। लेकिन ये फिगर है जो कि कैलकुलेट की गई है, जो कि आपको एक्सप्लेन की गई है। सो दैट वाज द ब्रीफ इंट्रो। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, जानते हैं कि वहां पे क्या इंफॉर्मेशन है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की एटम की, मॉलिक्यूल की, रिलेटिव एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास यूनिट की, उसके किलोग्राम में फिगर की, तमाम बातें, मास नंबर की, होल नंबर की और फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस की। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, जो कि हमारे सिलेबस में है। लेट्स वर्क ऑन दैट। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसो मीन सेम, टॉप्स मीन टॉपिक, अंडर द सेम टॉपिक जो पढ़े जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं तो आप देखते हैं कार्बन की बात है तो कार्बन को एक ही ब्लॉक मिला हुआ है, एक ही ग्रुप मिला हुआ है, एक ही ब्लॉक में अकेला कार्बन अपने ग्रुप 4A के टॉप पे मौजूद है। अब कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, इसी तरह बेतहाशा डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं वो मौजूद हैं। बट व्हाट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, वी हैव टू टॉक अबाउट द आइसोटोप्स। दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं सिवाय 4 एलिमेंट्स के, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड एंड आर्सेनिक, इन 4 के अलावा हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। अब आइसोटोप्स हैं क्या? जॉन डॉल्टन ने 1808 में कहा था ना कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं, जिसको सोडी ने रिजेक्ट किया। सोडी ने आइसोटोप्स को डिस्कवर किया, उसने कहा ऐसा नहीं है, एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके तमाम एटम डिफरेंट होते हैं। किस तरह डिफरेंट होते हैं? डेफिनेशन देखें, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, जिनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का मैचअप करते हैं तो एटॉमिक मैस होता है ना, जिसे हम मैस नंबर भी कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। अब मैस नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है। हम जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, सो दैट्स व्हाई दे ऑक्ट अ सिंगल पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। बट एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनके मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं, उनको कहते हैं आइसोटोप्स। सो दिस इज द डेफिनेशन। अच्छा, ये कुछ मैंने की पॉइंट्स मजीद एलाबोरेशन के लिए किए हैं क्योंकि एमडीकैट में इन नामों को यूज करता है। अब देखिए, मैंने कहा एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, बिकॉज वी नो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं या प्रोटॉन का नंबर होता है कि एक एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस वजह से इसको प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज को डील करता है। ठीक है, सो एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फिर इसी तरह दूसरा हमारे पास मास नंबर है जिसे हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों के मैसेज का जो सम होता है ना, दैट इज द मास नंबर।
दैट इज द न्यूक्लियन नंबर, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। ठीक हो गया। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं अगर आइसोटोप की ये डेफिनेशन एमडीकेट के क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बात वही है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। सो ये तमाम चीजें अपने ज़हन में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। अब जनरल इंफॉर्मेशन जो कि एमडीकेट के क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछी जाती है, दैट इज द वर्थ रीडिंग इंफॉर्मेशन, द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। टोटल 280 स्टेबल आइसोटोप्स हैं जी, 280 स्टेबल आइसोटोप्स फॉर एवरी एलिमेंट, जो जितने भी एलिमेंट है। अब उनमें से जो 40 आइसोटोप्स है ना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के हैं, और बाकी 240 हमारे पास जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव नेचर नहीं होते उनके हैं। गॉट इट। अब ये 280 का नंबर हो गया। इसके अलावा ये भी इंफॉर्मेशन है, देयर आर 300 अनस्टेबल आइसोटोप। जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रही होती है, जब रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा होता है, एक बड़ा एटम, जब एक बड़ा एटम टूट रहा होता है रेडियो एक्टिव डिके के नतीजे में, तो उस दौरान भी, उस डिसइंटीग्रेशन में भी स्मॉल स्मॉल टेम्पररी फॉर द टाइम बिंग एटम्स बनते हैं, आइसोटोप्स बनते हैं, बट दे आर अनस्टेबल, दे आर 300। याद रखना है वो कौन से हैं, दिस इज इररेलेवेंट, लेकिन ये बात कि देयर आर 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप याद रखेंगे। अब इंफॉर्मेशन है, मैंने अभी बताया था गोल्ड, आर्सेनिक, फ्लोरीन और आयोडीन, दे आर द मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स, यानी इनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है। आइसोटोप नहीं, ये एक ही एलिमेंट है, इनका कोई दूसरा इन जैसा एटम नहीं होता, तो मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स आगे। फिर एलिमेंट्स विद द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, कि जिनके इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन एटॉमिक मैसेज होते हैं, वो यूजुअली ज्यादा आइसोटोप्स रखते हैं। वो तमाम एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर्स इवन नंबर होते हैं, 2 4 6 लाइक दैट ना, इवन में, तो उनके जो आइसोटोप्स हैं ज्यादा होते हैं, जिनके ओड है उनके कम होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा। अब जो 280 टोटल स्टेबल आइसोटोप्स है, उसमें से मैंने कह दिया अभी रेडियो एक्टिव फारिग हो गए, भी रेडियो एक्टिव को हम डिस्कस नहीं कर रहे। 240 नॉर्मल एलिमेंट की बात करते हैं, उनमें से 240 में से 154 आइसोटोप्स उन एलिमेंट्स के हैं जिनके एटॉमिक मैसेज E1 है, एटॉमिक नंबर E1 है, और बाकी रिमेनिंग 86 ऑड वालों के हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। वन मोर थिंग, आइसोटोप्स की स्टेबिलिटी के हवाले से बेस्ट इंफॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू डिलीवर यू, एक जनरल फिनोमेना याद रखिएगा कि जो आइसोटोप स्टेबल होते हैं ना, जिनकी वजह जिनका हम नंबर काउंट कर रहे हैं, उनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो यूनिटी होती है, N/P रेशो इज इक्वल टू 1। और डेफिनेटली हम जानते हैं कि वो तमाम बिग एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 83 से एक्सीड कर जाता है, तो वो रेडियोएक्टिव डिके करते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप लोग याद रखिएगा कि हमारे पास स्टेबल आइसोटोप्स उन एलिमेंट्स के होते हैं जिनकी N/P रेशो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो यूनिटी होती है, और जिनका एटॉमिक नंबर इक्वल टू 83 या लेस देन 83 होता है। ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। वेल, इसके अलावा हम बात करेंगे आइसोटोप्स की जो 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 एवरेज एटॉमिक मास है, जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। जैसे नियोन आप किताब में पढ़ के हैं, हम जानते हैं नियोन के 3 आइसोटोप्स हैं, नियोन 21, नियोन 22 और नियोन 20। गॉट इट। ये हमारे पास 20, 21, 22, ये हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। लेकिन जब मैं एटॉमिक मास नियोन का पीरियोडिक टेबल में देखता हूं, दैट इज 20.18। भाई ऐसा क्यों है, फ्रैक्शंस में क्यों है? बिकॉज दैट फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इज द रिजल्ट ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। वो हम कैसे हासिल करते हैं, अभी मैं ये पूरा मैकेनिज्म और आपके सामने स्लाइड्स भी रखता हूं, लेकिन फार्मूला मैं पहले प्लेस कर रहा हूं फॉर द अंडरस्टैंडिंग। यू बेटर नो कि मेरे पास एक एलिमेंट, लेट्स सपोज उसके 2 आइसोटोप्स हैं, जैसा मैं उसके आइसोटोप ए की जो भी मास है उसको मल्टीप्लाई करूंगा उसकी परसेंटेज अबंडेंस से, और फिर प्लस कर दूंगा दूसरे के मास और उसकी परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे पास जो मास आएगा इसको मैं पीरियोडिक टेबल में लिखूंगा, जो उस एक एलिमेंट के मास को रिप्रेजेंट करेगा। चूंकि वो रिजल्ट है तमाम आइसोटोप्स का, ये 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी होंगे मैं सेम फिनोमेनन फॉलो करूंगा, और मेरे पास एक रिजल्ट आएगा, उसको मैं एवरेज एटॉमिक मास कहूंगा, और उसको मैं प्लेस कर दूंगा उसके नीचे। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स? मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप है, आप बेटर जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं, और अभी एक्सप्लेन भी करता हूं। हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक टेक्निक है जिसमें हम उनकी मैस टू चार्ज रेशो, M/E रेशो की बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अलग कर देते हैं, एलिमेंट्स के एटम्स को, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स को अलग कर देते हैं, मैस टू चार्ज रेशो। भाई चार्ज तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर सेम है, सेम होता है, मैसेज डिफरेंट होते हैं ना। और वो क्या फिनोमेनन है,
हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। वो कौन सा मैस स्पेक्ट्रोमीटर है? हम जानते हैं आस्टन्स, जो कि ओल्ड था, उसमें गैशियस फॉर्म में मटेरियल को ऐड करना पड़ता था। मॉडर्न है डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो मैंने लिखा है। तो डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, ये भी आपको मैं स्लाइड में प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनोग्राम बनाया गया, एक स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि तमाम केमिस्ट्री को इन वन लाइनर एक्सप्लेन किया जा सके। आपके सामने मैंने लिखा है कि एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन देता हूं। आप देखें कि इसमें हमने कौन से स्टेप फॉरवर्ड किए हैं। हम सबसे पहले उसका जो वेपोराइजेशन चैम्बर है उसमें कोई भी डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में सॉलिड फॉर्म में भी मटेरियल को ड्रॉप किया जा सकता है। उसको वेपोराइज करता है 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁷ टॉर वेरी लो प्रेशर के ऊपर। जब वो वेपोराइज हो जाते हैं हम उनको अलहदा अलहदा कर देते हैं ना एटम्स को, फिर हम उनको आयोनाइज करते हैं। पॉजिटिव आयन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्प्रेड, मतलब उनको एक स्पार्क देते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स को मूव अवे कर देते हैं। यू बेटर नो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। अब आयंस तो बन गए, चार्ज तो सेम आ गया, बट उनके मैसेज डिफरेंट है। हम फिर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। यू बेटर नो, इसके ऊपर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। What is the function of electric field? Electric field is used to accelerate, speed up करती है, स्पीड अप करने के लिए आयंस को। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से एक मेटल प्लेट आती है नेगेटिव आयन, उसकी तरफ पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं, तो स्पीडली मूव करते हैं। अब जब वो स्पीड से मूव कर रहे होते हैं तो फिर हम सडनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन से हमारे पास वो तमाम tend to divert perpendicular to their movement हम जानते हैं। तो क्या होता है, अब जिसका जितना ज्यादा मैस होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, वो उतनी दूर से घूमेगा। अगर लाइटर यूनिट है तो वो फौरन मतलब वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर हैवियर है तो दूर जाएगा। इसके अलावा जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड जितनी पावरफुल होगी, डिफ्लेक्शन उतनी पावरफुल होगी। मेरे वर्ड्स नोट कीजिएगा, ये एमसीक्यूज हैं। गॉट इट? तो अगर आप सामने एक और स्लाइड देखें तो ये जो मैंने अभी बोला है आपके सामने, वो स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्पस्टर स्पेक्ट्रोमीटर मौजूद है। वो तमाम स्टेप्स जो कि आपकी बुक में भी बड़ी डिटेल में है, मैंने क्लासिफाई करके आपके सामने रख दिए। हम किस तरह एक सैंपल एलिमेंट जिसके डिफरेंट आइसोटॉप, जिसके एटम्स का डिफरेंट मैस है, उनको पहले अलग करते हैं, वेपोराइज करते हैं, फिर उनको आयोनाइज करते हैं, फिर उनको एक्सेलरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और वो अलहदा अलहदा होकर आयन कलेक्टर के ऊपर या इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर गिरते हैं। अब जिस भी एटम के मैस के एतबार से उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, दे आर द सेम एलिमेंट्स, ठीक है ना, वो एलिमेंट तो सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। जिसका भी मैस डिफरेंट होगा वो उस हिसाब से अपनी पोजीशन पे फॉलो इन करेगा और एक ग्राफ बनेगा। एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस में एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस जो कि वाई एक्सिस है, वहां पे परसेंटेज होती है, और उस परसेंटेज के ऊपर हमारे पास अमाउंट जो करंट जनरेट होता है वो हमें ग्राफ में शो कर दिया जाता है कि भाई इस मैस का जो एटम है वो ज्यादा पाया जाता है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है। सो ऑन द व्हाइट बोर्ड सी दैट हमारे पास मैंने ये जो सारी चीजें आपके लिए लिखी थी, मैस ऑफ द आइसोटोप मुझे पता लग गया और उसकी परसेंटेज भी पता लग गई। जैसे नियॉन की एग्जांपल आप जानते हैं 20, 21, 22 सबको हम कैलकुलेट करके जब उसका एवरेज मैस निकालते हैं। इंपॉर्टेंट टेक्निकल थिंग इन द एमडीकैट जो कि आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि मैस टू चार्ज रेशियो है जिसकी बेस पे हम सेपरेट कर रहे हैं। एंट्री टेस्ट में कंफ्यूज कर सकता है ई ओवर एम वैल्यू को। ई ओवर एम वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं है, एम ओवर ई वैल्यू बड़ा याद रखना है। ई ओवर एम वैल्यू समथिंग एल्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे, भाई स्पेक्ट्रोमीटर में एम ओवर ई वैल्यू है। अब देखें हमारे पास ये मैंने एक जो कन्वेंशनल फार्मूला है स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2e। अच्छा, इसमें जो रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि आपने देखना है वो है इनका रिलेशन। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड H और इलेक्ट्रिक फील्ड E और रेडियस R। व्हाट इफ अगर मैं इन्हीं को फोकस करके अरेंज करता हूं तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस से इनवर्स आती है, रेडियस दूसरी साइड पे जाके इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा। मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो डाइवर्टिंग आइसोटोप है जो भी है, उसका रेडियस कम होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने से वो जल्दी घूम जाएगा, यानी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी। एंड यू सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसका रेडियस का मैं रिलेशनशिप ड्रॉ करूं तो रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट रिलेशन में आती है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माय डियर स्टूडेंट्स,
उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, उतनी स्पीड से आयन मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई करने पे उतनी देर से या उतनी दूर से घूम के आएगा, रेडियस ज्यादा हो जाएगा। ये वो पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। जो हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं, उनकी परसेंटेज हासिल कर लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम उनका एवरेज या कन्वेंशनल एटॉमिक मास जो भी हम यूज करते हैं कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आइसोटोप्स के हवाले से इंफॉर्मेशन थी, वर्थ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा उनकी स्टेबिलिटी के हवाले से इस बोर्ड में मैंने बताया, मैंने डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर डिस्कशन की, एक्सप्लेन किया, उसमें फैक्टर एच जो कि मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर एम्फसाइज किया, रेडियस का रिलेशन बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का और रेडियस का रिलेशनशिप बताया। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे आप लोगों के लिए क्या इंफॉर्मेशन है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम इंफॉर्मेशन की डिस्कशन के बाद हमारे एमडीकैट का जो आज का टॉपिक है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोल। नॉर्मली ये बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, हालांकि बहुत ही आसान है। आप देखिए, मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे जो पैटर्न अडॉप्ट किया है, द टिपिकल मेथड फॉर द एक्सप्लेनेशन इन द एंट्रेंस टेस्ट, और आपको समझ भी आ सके, मैंने तमाम चीजों को कोरिलेट कर दिया। मैंने जो डेफिनेशन लिखी है मोल की, देखें क्या लिखी है, मास ऑफ एनी स्पीशी। स्पीशी एक एटम हो सकते हैं, स्पीशी एक आयन हो सकता है, चाहे केटाइन हो चाहे एनाइन हो, और स्पीशी एक मॉलिक्यूल हो सकता है, स्पीशी एक फार्मूला यूनिट हो सकता है। यू नो, एक आयन केटाइन है, एनाइन है, एटम है, और मोलेकुलर फार्मूला एक मॉलिक्यूल का होता है। आयोनिक कंपाउंड्स का आपको पता है ना फार्मूला यूनिट होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का इंपेरिकल फार्मूला होता है। मोलेकुलर कंपाउंड्स का इंपेरिकल फार्मूला प्लस मोलेकुलर फार्मूला दोनों होते हैं। एमसीक्यू बोल रहा हूं, पॉइंट्स इन रखिएगा। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि आयंस बनने से, चाहे केटाइन हो चाहे एनाइन हो, मास ऑफ द एटम सेम रहता है। पहली बात बता दी। अब अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे पास स्मॉलेस्ट एंटिटी एएमयू में है। भाई हम एएमयू में जब मास ले लेते हैं, हम जानते हैं 1 एएमयू इज 1.661 इंटू 10⁻27 kg या -24 ग्राम। इतना स्मॉलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने जो नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी है, तो फिर सिस्टम इंटरनेशनल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया, दैट इज मोल। What is mole? The unit used for the amount of the substance. हमने क्या किया, मोल का एक कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया कि भाई किसी भी स्पीशी की बात करो, उसका जो भी मास एएमयू में है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे एटम है, चाहे आयन है। जब मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द 1 मोल ऑफ दैट स्पीशी। ठीक हो गया? तो ये डेफिनेशन लिख दी। अब ये बात मैंने बोल तो दी, आप जानते भी हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं सिंपलेस्ट एग्जांपल्स के साथ। हाइड्रोजन H2 सिंपलेस्ट एलिमेंट, द फादर ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन को बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस H2 होती है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। हम जनरली बात करते हैं कि इसका मास 2 ग्राम होता है, ठीक है, 1.008 ग्राम, और जनरली स्पीकिंग 2 ग्राम H2, दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। 2 AMU मास था, AMU को तो डील नहीं कर सकते, हम उसकी अमाउंट को डील करने के लिए उसको ग्राम कह दिया। जब मैंने हाइड्रोजन को 2 ग्राम कहा, तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। गॉट इट? 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल जिसका मास 2 ग्राम है। 2 AMU को तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। बिल्कुल इसी तरह सोडियम एटम है, 23 AMU था इसका एटॉमिक मास, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो 23 AMU हो गया। जो AMU से जब ग्राम हुआ तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, एक एटम है। ये क्लोराइड आयन, मैंने स्पेशली को जस्टिफाई किया ना, मैं क्लोराइड आयन कह देता हूं, मैं सोडियम आयन कह देता हूं, और मैं यहां पे ये भी बता चुका हूं कि मेरे पास आयन बनने से एटॉमिक मास चेंज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो निग्लिजिबल होता है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड रिवाइज, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू कंफ्यूज यू इन द एमडीकैट, जिसके ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूं। और NaCl एक फार्मूला यूनिट है, हम जानते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला है। क्यों? क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। ओके, वरना Na6Cl6 होता है। 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय द 6 क्लोराइड आयन, 1 क्लोराइड इज सराउंडेड बाय द 6 सोडियम आयन। तो अगर मैं जनरल रेशियो निकालता हूं, सिंपलेस्ट रोल नंबर रेशियो निकालता हूं, जो कि इंपेरिकल फार्मूला है, तो NaCl बनती है। इसका मास 58.5 है, तो वो मैंने ग्राम कर दिया। जब मैंने उसको ग्राम्स में लिखा, तो वेरी सिंपल, दिस इज द 1 मोल ऑफ दैट यूनिट, फार्मूला यूनिट। अच्छा, मैं कैलकुलेट कैसे करूं? असल चीज, ये तो डेफिनेशन थी। मेरे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस भी करूंगा। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करें? नंबर ऑफ मोल्स किसी भी स्पीशी के कैलकुलेट करने हो ना, अगर तो वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, मैं भी गैस की बात अलग करूंगा, लिक्विड है या सॉलिड है, तो हम क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, द मास इन मोल्स।
मैं अगर एटम की बात करूंगा तो उसका मोलर एटॉमिक मास होगा, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूंगा, अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूंगा तो फार्मूला यूनिट का जो मास है मोलर मास, गिवन मास इतने ग्राम, गिवन मास तो ग्राम्स में अमाउंट दे देगा। आप कहेंगे ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू वो देता है। लेट्स सपोज फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको कहता हूं 23 ग्राम ऑफ सोडियम, गिवन मास 23 दे दिया। अब मैं कहता हूं इसके मोल बताओ, आप कहेंगे गिवन मास 23 ग्राम डिवाइडेड बाय एटम एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम 23, आप कहेंगे 1 मोल है। ओके, मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूं, O2 की बात कर रहा हूं। O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स में जो मास बनता है दैट इज 32 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम, डन हो गया। अब क्या करेंगे, मैं कहता हूं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, बताएं कि इसमें ऑक्सीजन एटम के कितने मोल है। मेरा वर्ड सुने, मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं पूछा, ऑक्सीजन एटम पूछा। अगर मुझे आपने 32 ग्राम गैस दी ऑक्सीजन और मुझसे एटम्स के मोल्स पूछ रहे हैं, तो मैं फिर एटॉमिक मास प्लेस करूंगा, मैं 32 डिवाइडेड बाय 16 जो कि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का वो प्लेस करूंगा। और अगर सेम क्वेश्चन में मैं आपको कह दूं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसका 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, उसका मोल ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करें, तो आप फिर मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे 32 लिखेंगे। सो एटॉमिक मास में 32 डिवाइडेड बाय 16 और मॉलिक्यूलर मास में 32 डिवाइडेड बाय 32 करूंगा और यूं 1 और 2 मोल्स आ जाएंगे। आई कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वेरी वन बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगर गैस की बात करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, गैसेस की हम बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो ए लेवल्स में एक्सप्लेन्ड है, एफएससी में इतनी क्लियर नहीं है, मैं बोल रहा हूं। हमने पढ़ा हुआ है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो कि गैस का हमारे एफएससी में है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यही चलता है, यही हमारे एमडीकैट में भी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उस पे 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम क्या होता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम हर गैस का जो कि 1 मोलर है, जिसका मोल 1 है, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें एमडीकैट का क्वेश्चन आया हुआ है। आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मोलर वॉल्यूम है गैस का वो पता होना चाहिए, दैट इज 24, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 22.414, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट। एक और बात वैसे नोट कर लें कि 50 डिग्री सेल्सियस पे 26 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 मोलर गैस का वॉल्यूम। तो ये जो भी गिवन वॉल्यूम हो, अब मेरी इस प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको कोई टेम्परेचर चेंज भी दे देगा ना, you will be in a very good position to answer that. Got it? So आपको जो भी गिवन वॉल्यूम दिया जाए वो कहता है जी नाइट्रोजन गैस है N2, कहता है जी नाइट्रोजन गैस का गिवन वॉल्यूम है 11.2 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो कहता है भाई मुझे बताओ इसके कितने मोल्स हैं। मैं कहूंगा गिवन वॉल्यूम 11.212 डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दूंगा तो 0.5 मोल मेरा आंसर आ जाएगा। सो इस फॉर्मूला को यूज करना है, प्रैक्टिस में लाना है और आपने आंसर करना है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे बच्चों, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स एन, गिवन मास स्मॉल एन मोलर मास, इस तरह गिवन वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम। अगर इन 3 चीजों में से कोई सी भी 3 चीजों में से तो ये एक चीज बता दी जाए, एक चीज पूछ ली जाए और 2 चीजें गिवन हो। अभी अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए ना, आपको गिवन मास पता था, मोलर मास पता था, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट ये आपको स्टेटमेंट एमडीकैट के क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, ओकेगा, तो भाई अगर मैं इतना मास यूज करूं तो बताओ उसका मोलर मास क्या होगा। ये 2 चीजें पता लग गई तो तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको मोलर मास भी बता दे, नंबर ऑफ मोल्स भी बता दे, तो आप गिवन मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रैक्टिसेस आपने करनी है जो कि आपके सामने एक्सप्लेन की गई है। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट को रिलेट करके कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों की, क्योंकि ये सारी डिबेट का फायदा ही तब है जब आप इसकी प्रैक्टिस करें। वॉच दिस, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? यू नो व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये एवोगैड्रोस ने बताया था हमें कि किसी भी चीज के गैस, लिक्विड, सॉलिड, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, फॉर्मूला यूनिट, किसी भी स्पीशी के 1 मोल में उस स्पीशीज के कितने पार्टिकल्स होते हैं? दैट इज 6.02 to 10 raised power 23. The number of the particles present in 1 mole of any species. So this is the Avogadro's number. My dear student, अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हो किसी भी स्पीशी के, तो हम क्या करते हैं,
उसके नंबर ऑफ मोल्स, वो नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किए उनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास उस स्पीशी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसके जितने भी मोल्स हैं उसको जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उसके पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब तक ये जितनी भी डिबेट की है, जितनी भी डिस्कशन की है, उसकी एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एमसीक्यूज आप व्हाइट बोर्ड पे भी देख सकते हैं जो मैंने लिखे हैं। पहला एमसीक्यू है टर्म विच इज रिलेटेड टू द आइसोटोप। आ गया ना, ये एमडीकैट का क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली मैंने लिखा है आइसोटोप से एसोसिएटेड कौन सी टर्म है रिलेट करती है। कहता है एवरेज एटॉमिक मास। बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, एवरेज एटॉमिक मास तो मैंने कहा था किसका है, जब तमाम परसेंटेज अबंडेंसेस ऑफ ईच एंड डिफरेंट आइसोटोप्स के बाद हम निकालते हैं, जो कि एक एलिमेंट का, जो कि फ्रैक्शंस में होता है, जो किसी भी एक एटम का नहीं होता। नियॉन 20.18, किसी भी एक एटम का मास 20.18 नहीं है, या 28, 21 है, या 22 है, होल नंबर्स में। सो आइसोटोप्स के मास में एवरेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गॉट इट। हमारे पास मास नंबर होता है होल नंबर में 21, 22, 23, जो सॉरी 20, 21, 22, इट्स फॉर द नियॉन, यू बेटर अंडरस्टैंड, होल नंबर में होता है। लेकिन हमारे पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ये हमारे पास एक जनरल एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक हो गया। तो आइसोटोप से एसोसिएटेड सिर्फ मास नंबर है। सेकंड एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। मैंने 4 बताए थे, कौन से, गोल्ड, आर्सेनिक, आयोडीन, फ्लोरीन। देखते हैं इनमें से कौन मौजूद है, तो फ्लोरीन। यस, दिस इज माय आंसर। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है, मेमोरी बेस्ड है। डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेमोरी बेस्ड पे, कितने स्टेबल आइसोटोप है जी, 280। अच्छा, उन स्टेबल आइसोटोप्स में से नॉर्मल एलिमेंट्स के कितने हैं जी, 240। अच्छा, उन 240 में से जो इवन एटॉमिक मास और नंबर के हैं वो कितने हैं, 154, एंड सो ऑन। यू कैन अंडरस्टैंड। वो तमाम डाटा जो मैंने लास्ट बार बोर्ड पे आपको बताया था वो एमसीक्यूज ही हैं जो पूछे जाएंगे। सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से मैंने रिलेट कर दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद बात करते हैं एमसीक्यू इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर हमने कौन सा यूज किया, द डेम्पस्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा, आइसोटोप्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मास ओवर चार्ज वैल्यू, हम जानते हैं। एम ओवर ई वैल्यू अलहदा से एमसीक्यू आ सकता है, लेकिन ये जनरल बात है, मैंने बता दी है। कहता है बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया है, एक्सेलरेशन को बढ़ाया है, स्पीड को बढ़ाया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी मोर, एक्सेलरेशन यस, रेडियस ऑफ आयन यस। क्यों, ये दोनों बातें ठीक हैं। जितनी स्पीड से जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन से, वो उतनी दूर से टर्न लेगा, रेडियस ज्यादा होगा। वो जो मैंने भी आपको रिलेशन बताया था, स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2ई, और उनमें एच आर और ई का रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया था। अब इसमें डिफ्लेक्शन मोर नहीं होगी। तो देखिए ना, डिफ्लेक्शन है मुड़ना, ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। डिफ्लेक्शन है मुड़ना, मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो डिफ्लेक्शन देर से, स्लो, कम डिफ्लेक्शन, लेस डिफ्लेक्शन होगी, ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगी। डिफ्लेक्शन ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने से। सो फोकस ऑन दीज वर्ड्स। तो ये इसके पास जो मेरा आंसर आता है दैट इज द डेल्टा ऑप्शन, जो कि बड़ी सामने है आपके सामने। तो ये डेल्टा ऑप्शन, ए एंड बी दोनों ऑप्शन है। अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, कुछ और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और एमसीक्यू आपके सामने, 49 ग्राम ऑफ H2SO4। अब आते हैं मोल्स की केमिस्ट्री की तरफ कि कैसे हमने बात करनी है। और उसमें माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को MDCAT में एंट्रेंस टेस्ट में आंसर करने के लिए स्टैंडर्ड बनाने के ऊपर फोकस करूंगा। वो क्या है देखते हैं। 49 ग्राम ऑफ द H2SO4 कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स। अब उसने मुझे बताया कि बताओ कि H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल की बात हो रही है, उसका 49 ग्राम ऐसे। अच्छा, उसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं उसने। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब ये स्टेटमेंट पढ़ी है, फोकस ऑन द वर्ड्स के स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं, फॉर योर हेल्प मैंने सोल्यूशन में देखें वर्कआउट की है। नंबर ऑफ मोल्स में सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास 49 ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड 98 होता है, यू बेटर नो। सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, ऑक्सीजन के 4 है, सल्फर 1 है, 32, और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, उनको कंबाइन करके 98 आता है। वेरी सिंपल। तो मेरे पास कितने मोल्स है, 0.5 मोल्स। अच्छा, ये देखिए मैंने एक अजीब केमिस्ट्री आप लोगों के सामने लिखी है, दिस इज द स्टैंडर्ड। वो जो आपको पता होगा, वो जो आपको पता होगा, पहले आप वो बना देंगे 1 मिनट में, मतलब विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप लिख लेंगे। मसलन कि भाई 1 मोल ऑफ H2SO4, उसका मास होता है 98 ग्राम, आपको पता है। उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 Na होते हैं,
उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, वो 4 5 6 7 7 एटम्स होते हैं। स्टैंडर्ड बना लिया। जब आपने स्टैंडर्ड बना लिया, अब आपके पास कोई भी चेंज करे, आप वही तमाम चेंजेस हर एक पे अप्लाई कर देंगे। मसलन यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने मैथ लिखा है ना, 98 ग्राम मैथ था, तो इसका मैथ भी 49 ग्राम, 98 ग्राम अगर मैं लिख देता हूं, मैंने मैथ ऑफ कर दिया, मैंने मैथ ऑफ किया, अब मैं मोल्स भी ऑफ कर दूंगा, नंबर ऑफ एटम्स भी हाफ कर दूंगा, जो चीज वो पूछेगा उसे हाफ कर दूंगा। विद इन सेकेंड्स आई विल आंसर दैट। मैंने नंबर ऑफ मोल्स हाफ कर दिए, मैथ जो हाफ हुआ था 98 से 49, नंबर मोल्स हाफ हो गए। अब मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा तो 1 Na मॉलिक्यूल था, तो वो भी हाफ Na मॉलिक्यूल हो गया। अब उसने मुझसे एटम्स पूछे हैं यहां पे, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि अगर आप अलहदा से 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन सो ऑन करें कैलकुलेशंस, बहुत आसान नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड बना लें और एक जो चेंज आती है वो तमाम के ऊपर अप्लाई कर दें। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द एमडीकैट लेक्चर। आप क्या कर रहे हैं कि 7 Na एटम्स उसको हाफ कर दिया 3.5 Na। क्यों हाफ किया? क्योंकि सर मैथ्स को हाफ किया था। ओके, उसको हाफ करने की वजह से उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो हाफ हो जाएगी। विद इन अ सेकंड आई विल बी एबल टू आंसर दैट 3.5 Na इज माय आंसर। तो ये मैंने आपके सामने आंसर किया मोल्स का। इसके अलावा कुछ और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देखें जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 9 ग्राम आइस इज गिवन, मैथ 9 ग्राम है और वो पूछ क्या रहा है कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इनमें ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले जो साथ मैंने सोल्यूशन लिखा है वो देखें। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अब मेरी बात सुने, पहले तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगा ना उसके, कि मैं स्टैंडर्ड बनाता हूं जो मैंने अभी बात की कि गिवन मास ओवर द मोलर मास ऑफ द वाटर, मैंने फाइंड आउट कर लिया कि 0.5 मोल्स हैं। मैंने मोल्स को हाफ कर दिया वाटर के। अब एक H2O के मोल में हाइड्रोजन के 2 Na एटम होते हैं, ऑक्सीजन के 1 Na एटम होते हैं। अब मैं जब आपका मैस हाफ कर रहा हूं तो इसी तरह ये तमाम एंटिटीज हाफ होती जाएंगी। उसने मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दी है, उन ऑप्शंस को अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास 9 ग्राम आइस में उसने जो पूछा था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 9 ग्राम आइस में है, तो हाइड्रोजन के एटम्स बताएं। तो हाइड्रोजन के एटम्स 2 Na थे ना वाटर में, H2O में 2 Na पार्टिकल थे। अब 1 Na पार्टिकल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास 6.02 10 पावर 23। ऑक्सीजन कितने थे, ऑक्सीजन 1 Na पार्टिकल था, 6.02 10 पावर 23 था। हाँ, वो भी आधा हो जाएगा। अब इसने इन दोनों को मिला के पूछा, अलग अलग भी पूछ सकता है, अगर अलग अलग पूछता तो आसान था। उसने मिला के पूछा, मैं क्या करूंगा, 6.02 10 पावर 23 में 3.01 10 पावर 23 को ऐड करूंगा तो मेरे पास जो कलेक्टिव आंसर आएगा दैट विल बी द 9.02 10 पावर 23, 9.03। तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल, जो कि आपके सामने है। एक और स्लाइड में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, हम देखते हैं। उसने कहा जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, मैस इन ग्राम्स, गिवन मैस आ गया, मोलर मैस आ गया। उसके बाद ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, नंबर पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके सामने रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स को किन किन फार्मूलाइज से चेक किया जा सकता है, जो कि आपके सामने प्लेस, आप उसको भी नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो ये बीटा ऑप्शन भी ठीक है। अगर मैं चार्ली ऑप्शन की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट आरटीपी रूम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, गलत है। अब आपको पता लगेगा कि जो इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। जब रूम टेम्परेचर कह दिया तो भाई रूम टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब है, 22.4 नहीं है, और इस वजह से ये चार्ली ऑप्शन गलत हो गई। अगर इसके नीचे 24 डेसीमीटर क्यूब होता तो मेरा आंसर ठीक होता। सो चार्ली ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। दिस इज अ माइनर प्रैक्टिस ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके सामने की गई। वेल डियर स्टूडेंट्स, ये मोल्स के हवाले से कुछ एमसीक्यूज आपसे शेयर किए गए, डिस्कशन की गई, एक्सप्लेन किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इंपीरिकल फार्मूला। व्हाट इज इंपीरिकल फार्मूला आपके एमडीकैट के सिलेबस में? The simplest whole number ratio of the elements in a compound, C6H12O6, ग्लूकोज का मोलेकुलर फॉर्मूला। इसमें 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 6 हैं। वी हैव दिस नंबर। अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालता हूं तो CH2O आता है, क्योंकि 6 12 6 की होल नंबर रेशियो 1:1 आती है ना। तो ये वो हमारे पास फार्मूला है, द फार्मूला representing the simplest whole number ratio.
एम्पिरिकल फार्मूला, इसको पहले एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद मोलेकुलर फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है। अभी एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला की डेफिनेशन मैंने की, आप बेटर जानते हैं। और दूसरा स्टेप जो कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन में है परसेंटेज को कैलकुलेट करने के बाद, वो ये है कि जो परसेंटेज हर एलिमेंट की आई है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब ये स्टेटमेंट देखें, यहां पे मैंने डिसाइसिव फॉर्म में लिखा है नंबर, तो ये मैंने जानबूझ के लिखा था कि आपकी क्लैरिटी हो जाए। बहुत से बच्चे एटॉमिक नंबर लिख देते हैं और एमडीकैट में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे आपने एटॉमिक नंबर नहीं लिखना, यहां पे आप लोगों ने एटॉमिक मास लिखना है। हर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसकी परसेंटेज से उसको डिवाइड करना है। सो दिस वाज अ ट्रिक स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर यू, ताकि आपकी गलती ना हो। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तीसरा स्टेप हम जानते हैं, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए हर एलिमेंट के जो लीस्ट वैल्यू उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक आंसर आएगा। अगर तो आंसर होल नंबर में है तो वही एम्पिरिकल फार्मूला की प्लेसमेंट में यूज हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शंस में है तो हम पता क्या करेंगे, हम किसी भी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास होल नंबर में आंसर आ जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, 4 स्टेप्स हैं। एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन हो जाता है हमारे पास, और यूं हम बड़ी आसानी से एक किसी भी मॉलिक्यूल का जो एम्पिरिकल फार्मूला वो डिटर्मिनेशन कर देते हैं। अब एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन एक जनरल था। अब आपके एमडीकैट के सिलेबस में चूंकि एम्पिरिकल फार्मूला लिखा है, तो मैं एम्पिरिकल फार्मूला की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो जो टेक्निक्स हमारी बुक में वो सबको डिस्कस करूंगा। मैं कंबस्शन एनालिसिस की बात करूंगा। कंबस्शन एनालिसिस हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, और हम जानते हैं कंबस्शन एनालिसिस उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होगा ना जो कि बर्न कर सकते हैं, और बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। वेरी सिंपल, वी नो दैट। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाते हैं और उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं, सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन स्लाइड से आपके सामने मजीद रिवाइज करता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप 2 स्लाइड्स देख रहे हैं, ऊपर तले आपके सामने मौजूद हैं, जिसमें क्वेश्चन रखा गया है। उस क्वेश्चन में कंबस्शन एनालिसिस के हवाले से जो चीज सामने आती है, एमडीकैट का क्वेश्चन है, वो आप एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। वो कहता है, क्वेश्चन में कहता है द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज 60% कार्बन, 8% हाइड्रोजन, 32% ऑक्सीजन। इफ द मोलेकुलर मास ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 200, देन द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो वो मुझसे पूछेगा मोलेकुलर फार्मूला क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें माय डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप क्या था एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन में, और एम्पिरिकल फार्मूला के बाद मोलेकुलर फार्मूला की डिटर्मिनेशन जो मैंने अभी आपको बताना था। तो पहले इन तमाम स्टेप्स को देखते हैं। पहले उसने लिखा है, इसके सोल्यूशन की तरफ देखें सेकंड स्लाइड में, उसने जो परसेंटेज दी गई है, उसने हर एलिमेंट की जो परसेंटेज है उससे उसके एटॉमिक मास को यूज करते हुए उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। गिवन परसेंटेज ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय द रेलेवेंट एटॉमिक मासेस, तो मेरे पास वो परसेंटेज आ जाती है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। उस नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन के बाद मैं देखता हूं जो लीस्ट वैल्यू है उन सब से उसको डिवाइड कर देता हूं, तो फिर मेरे पास 2.5, 4 एंड 1 जो आंसर आता है वो आ जाता है। अब ये फ्रैक्शंस में है, मैं चाहता हूं कि इसको होल नंबर में कन्वर्ट करूं, वो जो 4th स्टेप है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं एक सुटेबल नंबर 2 से, और मेरे पास एक वैल्यू आती है जिसके नतीजे में मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला C5H8O2 आ जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन कर लिया जो व्हाइट बोर्ड में मैंने एक्सप्लेन किया था, ओके। उसके बाद हम मोलेकुलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करें। माय डियर स्टूडेंट, यू नो, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी एम्पिरिकल फार्मूला को इंटीजर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलेकुलर फार्मूला आ जाता है। स्टूडेंट्स, इंटीजर n क्या है, n कैसे हासिल होगा? तो भाई जो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड आपको बताया जाता है, जो कि इसने बताया है, मोलर मास बता दिया, डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। स्टूडेंट्स आर वरिंग कि मैं इंपीरिकल फार्मूला मास कहां से लाऊंगा? यू बेटर नो, इंपीरिकल फार्मूला मैंने अभी कैलकुलेट किया है, इसका मैं मास कैलकुलेट करता हूं, जो मोलर मास उसने दिया है उसको इसके ऊपर लिखता हूं, डिवाइड करूंगा, मेरे पास वैल्यू ऑफ n आ जाएगी, और जब वैल्यू ऑफ n को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मोलेकुलर फार्मूला सामने आ जाता है। इन ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो C10H16O4 मेरा आंसर है, दैट इज द ऑप्शन, आंसर इज ए। तो C10H16O4 है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इंपीरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला डिटर्मिनेशन में, इंटीजर n की डिटर्मिनेशन में जितनी मैंने बातें की हैं ये तो याद रखती ही है, ये आप पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और अहम बात याद रखिएगा कि जो कंबस्टन एनालिसिस है, जिसे A लेवल्स में लीबैग्स मेथड भी बोलते हैं, ये वो मेथड है
जिसमें मैंने व्हाइट बोर्ड में बताया आप लोगों को कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही जिस कंपाउंड में उसको फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो प्रोसीजर में से गुजारते हैं, हम जानते हैं ना 50% QH में एब्जॉर्ब होती है। यस। और जो H2O बनता है बर्निंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो मैग्नीशियम क्लोरेट में एब्जॉर्ब होता है, मैग्नीशियम पर क्लोरेट में MgCl4 ट्वाइस में एब्जॉर्ब होता है। बहुत खूबसूरत सवाल MdCat का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एब्जॉर्ब होना या वाटर का मैग्नीशियम पर क्लोरेट में एब्जॉर्ब होना? तो यहां पे आप आंसर करेंगे कि हमारे पास जब वाटर एब्जॉर्ब होगा मैग्नीशियम पर क्लोरेट में, वो फिजिकल चेंज है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर KOH में 50% में एब्जॉर्ब होगी, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, QH बेसिक इन नेचर है, इन दोनों का रिएक्शन होगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, एंड दैट्स अ केमिकल चेंज। कहने की बात यह है कि MdCat में जब हम बात कर रहे हो तो हमें हर चीज की बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, कंफर्मेशन होनी चाहिए, और तमाम ट्रिक्स जो कि अप्लाई किए जा सकते हैं, जो हुए हैं, मैंने बेतहाशा MCQs की फॉर्म में आप लोगों के सामने रखे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि वहां पे क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इंपीरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला, उसकी डिटर्मिनेशन के स्टेप्स उन सबको पढ़ा। अभी हम अपने MdCat के जो नेक्स्ट सिलेबस के टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो आप व्हाइट बोर्ड के सामने देख रहे हैं, दैट इज स्टिशियोमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिशियोमेट्री ये क्या है? इसकी डेफिनेशन देखिए मैंने लिखी है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the quantitative relationship between the reactants and products in a balanced chemical equation। हर चीज एक अलग MCQ की फॉर्म में पूछी जा सकती है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, उसके सर्टेन रिएक्टेंट्स होंगे, उनका खास मैस होगा, उनका खास वॉल्यूम होगा, उनके कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होते हैं। ठीक है, फिर जब वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उनकी यही चीजें बनेगी, खास मैस ऑफ प्रोडक्ट, खास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो स्टिशियोमेट्री हमें बताती है कि उनके दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो रिलेटेड MCQs और इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बुनियादी चीजें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वाज सीन द व्हाइट बोर्ड। ऑल रिएक्टेंट मस्ट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो हो रही हैं, उनमें हमारे पास ये कंडीशंस का फॉलो होना जरूरी है। तमाम रिएक्टेंट्स जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में शो रहे हैं, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। कोई भी ऐसा रिएक्टेंट ना हो कि कुछ सर्टेन अमाउंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हुई हो। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यूनिट्स शो हो रहे हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स शो हो रहे हैं, जो मैस शो हो रहा है, इट ऑल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। नो साइड रिएक्शन अकर। जब हमने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ना है और एक रिएक्शन का पढ़ना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास पूरी क्वांटिटी कैलकुलेटेड है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट के, इतनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हमारे पास साइड रिएक्शन अगर होगा तो सर्टेनली अमाउंट यानी क्वांटिटी शिफ्ट हो जाएगी। तो क्वांटिटेटिव रिलेशन के लिए इस चीज का समझना भी जरूरी है कि साइड रिएक्शन ना हो। बाकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट फॉलोड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस आप जानते हैं कि मैस कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन टू अनदर फॉर्म, लेकिन जितना मैस है उतना ही मैस बनेगा प्रोडक्ट का भी, उससे कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो सर्टेन मॉलिक्यूल बन रहा है वो अपनी परसेंटेज एलिमेंटल कंपोजिशन को फॉलो करेगा। तो ये दोनों लॉज जरूरी है। MdCat में क्वेश्चन किया जाएगा कि स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन ऑप्शन ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एंड योर आंसर विल बी बोथ ऑफ देम, सो ऑन। और तीसरा देखिए मैंने लिखा है कि एप्लीकेबल टू ओनली इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होगा भाई। सर्टन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सारे के सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, रिएक्शन रुकेगा तो ही रिलेशनशिप स्टडी करेंगे ना। तो इन चीजों को मैंने निहायत आसान अंदाज में एक्सप्लेन किया। ये तो हमारी थ्योरी थी। अब MdCat की प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। अच्छा, उससे समझने से पहले आपके पास मैंने ये कुछ रिलेशनशिप लिखे हैं। क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी किसकी फॉर्म में हो सकती है? हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, हमारे पास क्वांटिटी में मैस और मैस का रिलेशनशिप पूछा जा सकता है। भाई इतने ग्राम रिएक्टेंट्स थे, कितने ग्राम प्रोडक्ट बने, गॉट इट? या इन दोनों के दरमियान। अच्छा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रिलेशन भी छोड़ दे, मैं एडवांस बात करूंगा। आप रिएक्टेंट्स के दरमियान में भी लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको आंसर कर सकते हैं, स्टिशियोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उसकी एडवांसमेंट है। बहरहाल अगर मैस और मैस के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो, एक सब्सटेंस का मैस पता हो, दूसरे का फाइंड करना हो,
दिस इज कॉल्ड एज मास मास रिलेशनशिप। एक का मास पता हो, दूसरे के मोल्स का पता करना हो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं, तो मास मोल रिलेशनशिप कहलाता है। एक मास पता हो, दूसरे को वॉल्यूम पता करना हो, तो वॉल्यूम पता हो, मास पता करना हो, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाता है, या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये आपके सामने है। तो ये तमाम चीजें जो आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है, जो हमने मेमोराइज करनी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एमसीक्यू, उसके बाद इसकी एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। देखें, ये इसी एक्सप्लेनेशन के लिए है जो मैंने अभी बताया, क्योंकि एमडीकैट का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो उसकी क्लैरिटी के लिए, इफ मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस, तो उसको क्या बोलेंगे? अभी बोला मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो मेरे पास बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि वहां पे हमारे पास क्या एग्जांपल है जो स्टिशियोमेट्री को एक्सप्लेन कर रही है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल व्हाइट बोर्ड पे मैंने आप लोगों के लिए लिखी, सिंपलेस्ट एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल हो सकती है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, टू गाइड यू, टू हेल्प यू, टू टीच यू, मैंने सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है हाई टेम्परेचर पर, उसकी एग्जांपल की है। वॉच दिस, वॉच दिस। हमारे पास मैंने एक इक्वेशन लिखी, मैंने एक लफ्ज बोला, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस द वाटर, वाटर को भी वेपर फॉर्म में मैंने कर दिया, गैसियस फॉर्म में। तो मैं सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूंगा। देखें, H2O2 और H2O बनाने के बाद मैंने 2H2 और 2H2O कर दिया, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, जिसमें 4 हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है और 2 ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है। अब मेरे वाली प्रैक्टिस जो मैं अपने लेक्चर में आप लोगों को बता रहा हूं, विच इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन एमडीकैट, स्टैंडर्ड बनाते हैं हम, खुद ही स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब देखें, किसी भी एमडीकैट से रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये टेक्निक बहुत यूजफुल है। वॉच दिस, मैंने स्टैंडर्ड बना दिया, मैंने एक रिएक्शन अज्यूम किया, मैंने उसका जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो लिख दिया, हाइड्रोजन मैस लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स तो सामने ना, इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल्स, इनके मैसेज लिख दिए, और ये मैं गैसियस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है, तो मैंने वॉल्यूम भी लिख दिया, मैंने वॉल्यूम भी लिख दिया, मैंने मैसेज भी लिख दिया, मेरे पास मोल भी है, ताकि मैं स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का आंसर कर सकूं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे ये पता हो, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अब सिर्फ इसको देखें और मैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन बोल रहा हूं उसका आंसर कीजिए। मुझे बताएं, मैं अगर आपको कहूं कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस यूज हो तो कितनी मोल वाटर बनेगा? आप देखेंगे स्टैंडर्ड को, 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल वाटर बन रहा है, इसको हाफ किया तो इन सबको हाफ कर दिया। जी, मैंने जब स्टैंडर्ड बनाया होता है, मैं एक चेंज किसी एक फैक्टर में लाता हूं तो सब पे वही अप्लाई होगी। मैं अब आप देखें ना, आपने मोल मोल रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया, इसका 1 मोल इसका 1 मोल बना देगा, ठीक है। मैं कहूं ऑक्सीजन का अगर मैं आधा मोल यूज करूं तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? आप देखेंगे कि यार इसका 1 मोल जो था वो इसके 2 मोल बना रहा था, तो इसका आधा मोल इसका 1 मोल बनाएगा। वेरी सिंपल, गॉट इट। अब देखें, मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ये कितने ग्राम वाटर बनाएगा? तो आप कहेंगे 4 ग्राम 36 ग्राम वाटर बनाएगा। मैं क्वेश्चन करता हूं सब्सटेंस टू सब्सटेंस, मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट की भी बात नहीं करता, मैं दोनों रिएक्टेंट्स की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन हो तो वो कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी? आप कहेंगे आपने इसको हाफ किया, स्टैंडर्ड को इसको भी हाफ कर दिया, आप कहेंगे 16 ग्राम। You are getting my point, my students. What I am trying to teach you, when you will establish a standard, then it will be a very simple practice for you people to answer the MDCAT questions. And this is very, very important. Got it? तो आप एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर लें, जैसा कि मैंने मोल्स के बारे में भी आपको बताया था, जैसे कि मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताया था। जब आप एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर लेते हैं तो उसकी एक माइनर चेंज से तमाम को वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, प्रॉपर सही आंसर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं यील्ड की। यील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक स्लाइड लिखता हूं आपके लिए। जी तो डियर स्टूडेंट, इस वक्त आप यील्ड के हवाले से एक स्लाइड देख रहे हैं, रिलेटेड टॉपिक है, मैंने कहा इसको भी शेयर कर दूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एमडीकैट में पूछे जा सकते हैं। सो वॉच ऑन दिस। वो कहते हैं जो यील्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो मैं सारी पढ़ के बता रहा हूं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड, and the amount of the product formed which are being possible through a balanced chemical equation that is called as theoretical yield. Actual yield और theoretical yield। अब इन दोनों का उसने कंपैरिजन किया है और ये सारे एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछ सकता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो डिस्क्रिप्शन कर रहा है। तो मैं पहले पढ़ता हूं आपके सामने जो theoretical yield है। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये मैंने बताया इक्वेशन की डेफिनेशन। फिर कहता है थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड। उसकी रीजन पता क्या है?
क्योंकि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में प्रोडक्ट वेस्ट हो जाती है, साइड रिएक्शन होता है, फिल्ट्रेशन में, प्यूरिफिकेशन में, ड्राइंग में मटेरियल जाया होता है, इनएक्सपीरियंस लेबर की वजह से भी मटेरियल जाया होता है। सो दैट्स व्हाई थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड। और परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आप उसकी वैल्यूज पुट करके आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल इसके कंपैटिबल आप देख सकते हैं। पहले डेफिनेशन एक्चुअल यील्ड की लिखी हुई है कि एक्सपेरिमेंट के बाद जो आता है, फिर एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, और फिर उसके बाद बात की गई है रीजंस फॉर द लेस एक्चुअल यील्ड, जो मैंने अभी बोला। हमारे पास साइड रिएक्शंस होते हैं, उसने लिखा वर्किंग ऑफ अ प्रैक्टिकल इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, लैक ऑफ द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल एरर आता है, ठीक है। और हमारे पास कंपीटिंग साइड रिएक्शन से ये सारी बातें आपके सामने आ सकती हैं। तो ये यील्ड के हवाले से भी कुछ चीजें आपके सामने एक्सप्लेन की, आप उसको ज़हन में रखिएगा, पढ़िएगा। एमडीकैट में अगर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो पूछ सकते हैं, आपको आंसर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पढ़ने हैं। MDCAT स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड अबाउट कि यार इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। ये MDCAT का लेक्चर है, इसमें आपको ट्रिक्स और टू द पॉइंट बात बताई जाएगी कि हम कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करें, उससे रिलेटेड तमाम डाटा कैसे आंसर करें। वॉच दिस मैंने लिखा है, मैंने परसेंटेज कंपोजिशन की बात की है। परसेंटेज 100 में से कितना है मेरे पास। जब भी कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है ना, तो हम जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है, यू बेटर नो कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस। जनरली हम वाटर में किसी दूसरे सॉलिड सॉल्यूट के सॉल्यूशन की बात करते हैं, बट सॉल्यूशंस में सारे सॉल्यूशंस आते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारे पास परसेंटेज हमने कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, 100 में से कितना, तो उसको देखते हैं हम। तो हमारे पास जो कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं सिलेबस में, वो परसेंटेज वेट बाय वेट, कितने ग्राम। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वेट ऑफ सोल्यूट इन द डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इन सबके साथ जब परसेंटेज का वर्ड यूज हो रहा है, तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 100। हियर आई एम अगेन मल्टीप्लाइड विद द 100। तो ये परसेंटेजेस की जब भी बात होगी, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द 100, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने लिखी, जिसके ऊपर मैंने फोकस किया, वो ये है वेट ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड एमसीक्यू की मैं प्रैक्टिस अभी करवाता हूं, ठीक है। अगर मैं वेट बाय वॉल्यूम की बात करूंगा, तो वॉल्यूम का होगा सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा ना डेफिनेटली। अगर मैं वॉल्यूम बाय वेट करूंगा, देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्यूशन। यू नो सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तो स्टैंडर्डाइज हो गया। इसको एंट्रेंस टेस्ट में कैसे यूज करेंगे? ओके, आप देखें कि एमसीक्यू मैंने आपके सामने रखे। तो कैलकुलेट द वेट बाय वेट परसेंटेज इफ 2 ग्राम ऑफ NaCl, एक सोल्यूट सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट है, उसका 2 ग्राम mass of solute, weight of solute, got it, dissolved in the 18 gram of water। तो परसेंटेज पूछना चाह रहा है, वेट बाय वेट परसेंटेज। अब मैंने अभी पढ़ा है कि वेट बाय वेट परसेंटेज में मैं वेट ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करूंगा वेट ऑफ सोल्यूशन पे, वेट ऑफ सोल्यूशन पे, गॉट इट। तो अब मेरे पास फैक्टर क्या आएगा? देखिए मैंने सॉल्व किया है, मैंने पहले आपको सॉल्व करके बताता हूं। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 20 कर रहा हूं, 18 नहीं कर रहा। 18 इसलिए नहीं कर रहा कि ये सॉल्वेंट है। 18 ग्राम वाटर में, सॉल्वेंट में मैं 2 ग्राम सोल्यूट का मैस भी ऐड करूंगा, 20 आंसर होगा। देन आई विल गेट माय आंसर। वेरी सिंपल कैलकुलेशंस करूंगा, आंसर बीटा विल बी ऑप्शन 10%। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपने इन चीजों का बड़ा खुसूसी ख्याल रखना है और इस चीज को अप्लाई करके आंसर करना है विदाउट एनी कंफ्यूजन। एक और बात याद रखें, ये देखें यहां पे वॉल्यूम है, यहां पे वॉल्यूम है। वो तमाम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, चाहे ये परसेंटेज वाले हो, चाहे मोलैरिटी हो जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, चाहे कोई भी फैक्टर हो, जिसमें भी सोल्यूशन वॉल्यूम में हो, जिसमें भी सोल्यूशन की अमाउंट को वॉल्यूम में डिस्कस किया जाए, दे ऑल आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से ओवरऑल वॉल्यूम चेंज होता है। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमने अपनी स्टैंडर्डाइज्ड कंसंट्रेशन जो है वो एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लेनी है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो जाएगी, सोल्यूट की अमाउंट तो उतनी रहेगी जितनी ऐड की है। गॉट इट। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम में बात आती है तो टेम्परेचर इफेक्टिविटी आती है। तो एंट्री टेस्ट के हवाले से इस चीज की भी प्रैक्टिस है, बाकी सिंपल सी प्रैक्टिस होती हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, देखते हैं वहां पे क्या है।
जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मोलारिटी की। बड़ा कॉमन यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, आमतौर पे केमिस्ट्री में मटेरियल्स को स्टैंडर्डाइज मोलर सॉल्यूशंस में किया जाता है। व्हाट इज मोलारिटी? इसकी बेसिक डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। पॉइंट टू बी नोटेड, द फैक्टर इज number of moles of solute dissolved in 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास जब मोलर सोल्यूशन बनाना होता है तो सर्टेन अमाउंट, जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, पहले ऐड करते हैं और फिर हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं और पूरा जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम 1 लीटर तक लेके जाते हैं। गॉट इट? तो अगर आप ये देखें माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है। अब हम अपने एमडीकैट के हवाले से फोकस करते हैं। हमें मोलैरिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अब एक और बात याद रखें, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, एमडीकैट में डिस्कस कर सकते हैं, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, एमएल के बराबर। तो ये तमाम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स का भी पता होना चाहिए। बाकी बात बड़ी सिंपल है, हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। मेरे पास एक गिवन मास है सोल्यूट का, उसका फार्मूला दे देगा, उससे मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। अब डिवाइडेड बाय, मतलब कि जो हमने 1 लीटर सोल्यूशन किया हुआ है जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें कैलकुलेट कर लेंगे, वेरी सिंपल। लेकिन जो प्रैक्टिस में फार्मूला था ना एमडीकैट में, मैंने आप लोगों को बता दिया है, एमडीकैट स्टूडेंट्स को, फॉर योर इजी एंड कन्वीनियंट एंड टू द पॉइंट कैलकुलेशन। मेरे पास वो आमतौर पे एमडीकैट में क्वेश्चन करता है कि मुझे बताएं इतना परसेंट इतने एमएल सोल्यूशन में 250 एमएल या 250 सेंटीमीटर क्यूब या 500 सेंटीमीटर क्यूब या 100 सेंटीमीटर क्यूब, वो आपको सोल्यूशन की एक अमाउंट दे देता है, वो सोल्यूशन का गिवन वॉल्यूम दे देता है, कहता है इस वॉल्यूम में बताओ कि इसकी परसेंटेज, उसकी मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर उसने सोल्यूशन, तो ये देखें मोलैरिटी इज गिवन मास ओवर मोलर मास यानी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 को ऊपर लिख देंगे, जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो कि ओवरऑल सोल्यूशन स्टैंडर्ड है मेरे पास 1 डेसीमीटर क्यूब, उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा और जो भी गिवन वॉल्यूम हो देता है उसको मैं नीचे लिख दूंगा। मिसाल के तौर पे एक प्रैक्टिस आपके सामने की है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मोलैरिटी कॉन्सेप्ट। कहता है द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन व्हिच इज 4% वेट बाय वेट इज, यहां पे इंटर कन्वर्जन भी आएगी, तो आप परसेंटेज से मोलैरिटी फाइंड कर रहे हैं, कैसे? वेरी सिंपल, जस्ट वॉच माय स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मूला वही लिखा पहले। उसने कहा 4% वेट बाय वेट, 4% वेट बाय वेट, मुझे दूसरे लफ्जों में बता रहा है कि 4 ग्राम योर गिवन मास, और परसेंट का मतलब है कि उसका जो सोल्यूशन मैंने तुम्हें दिया है, जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है वो 100 ml है, वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैंने गिवन वॉल्यूम 100 नीचे लिख दिया और 4 गिवन मास लिख दिया। NaOH का मोलर मास मैंने यहां पे लिख दिया। जब मैंने इसको सॉर्ट आउट किया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो माय आंसर इज 1 मोलर। वेरी सिंपल, क्लियर है? आपने देख लिया कि किस तरह हम मोलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक और एमसीक्यू है आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि हर वो यूनिट जिसमें सोल्यूशन वॉल्यूम, जिसका सोल्यूशन की रेशियो या वैल्यू वॉल्यूमेट्रिक सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब में होगी, तो वो सारी बात है टेम्परेचर से इफेक्ट होगा, वही बात है। अब मैं देखता हूं मोलैरिटी है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व पर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, तो मेरे पास ये तो टेम्परेचर से इफेक्ट होगी। आपको बड़ा मशहूर एमडीकैट के एक और एमसीक्यू रिलेटेड बता दूं, 1 मोलर सोल्यूशन is always more concentrated than 1 मोलल सोल्यूशन। मोलल इसलिए बोला, बेशक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मोलालिटी की ऑप्शन जेन में आती है, तो एक फर्क जरूर याद रखिएगा। मोलालिटी, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर उसकी जो डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम और दूसरा सॉल्वेंट, उसमें सॉल्वेंट पहले आप ले लेते हैं, इसलिए वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता। 1 किलोग्राम लेते हैं ना, वॉल्यूम तो नहीं लेते, वेट लेते हैं, तो टेम्परेचर चेंज करने से वेट को कुछ नहीं होता, हाँ वॉल्यूम चेंज हो जाता है। सो मोलैरिटी इफेक्ट होगी। तो ये आपके पास एक एमसीक्यू है जो कि मोलैरिटी को एक्सप्लेन करता है। आप चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, वहां पे मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन हिस्सा, पार्ट, कंट्रीब्यूशन क्या है, कितने मोल्स हैं।
मेरे पास एक मिक्सचर दिया जाता है, एक सोल्यूशन दिया जाता है, उसमें ए बी सी डी 3 4 5 मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हैं। मुझे कहा जाता है कि इसमें किसी भी एक कंपोनेंट का कितना पार्ट है, तो बड़ा सादा सा कानून है। हम देखेंगे कि उस एक कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है ना, खाली मोल फ्रैक्शन। मैं मोल फ्रैक्शन परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मोल फ्रैक्शन परसेंटेज की बात भी करते हैं लोग, जैसे मैंने एक एमसीक्यू देखी, इसकी प्रैक्टिस भी करवाई है। लेकिन मोल फ्रैक्शन इज सिंपल रेशियो। सी द डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट in a mixture is the ratio of the number of the moles of it to the total number of moles of the component। जितने भी तमाम कंपोनेंट्स उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ कर देते हैं। मैंने इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन की आपके सामने। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, लेट्स सपोज मेरे पास एक मटेरियल है जिसमें ए बी सी डी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपोनेंट्स हैं, उनके डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी एंड सो ऑन, उन सबके डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं। मैं मोल फ्रैक्शन ए की कैलकुलेट करना चाहता हूं या बी की या किसी की भी, तो जिसकी भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, लेट्स सपोज ए, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लिखूंगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे लिखूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए इन द मिक्सचर ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स। गॉट इट? दो अहम पॉइंट याद रखिएगा, इट हैज नो यूनिट्स, रेशियो है, रेशियो के यूनिट नहीं होते, एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 बिकॉज इट्स रेशियो। और आप जानते हैं कि ये बिगर यूनिट डाउन है, स्मॉलर यूनिट ऊपर है, तो ये लेस देन 1 नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा। सो ये पॉइंट आपके जहन में रखेंगे। मोल फ्रैक्शन, इससे रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, बड़े ट्रिकी एमसीक्यूज में जो टेस्ट आएंगे उनमें भी इसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, और वहां पे बहुत सी एग्जांपल फिट इन की है, लेकिन उससे इसको अभी समझाने के लिए एक और एमसीक्यू आपके सामने प्लेस किया। A solution contains 3 components A, B, C in the molar ratio 2, 3, 5 respectively। इसके 2 मोल्स, इसके 3 मोल्स, इसके 5 मोल्स। स्टैंडर्ड, ये एमडीकैट का क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखे। ओके, द मोल फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ ए, मैंने परसेंटेज पूछी है, मैं खाली मोल फ्रैक्शन पूछ सकता था, मैंने परसेंटेज पूछी तो क्या करूंगा, कोई मसला नहीं, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन करता हूं, तो चूंकि मोल फ्रैक्शन परसेंटेज का क्वेश्चन था इसलिए उसको मैंने प्लेस कर दिया। अब मैंने किया क्या, देखें सोल्यूशन। पहले मैंने कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसके मोल्स ऊपर लिखी, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए 2 + 3 + 5। इट्स वेरी सिंपल, यू आर गेटिंग द आंसर। तो मल्टीप्लाइड में 100 कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी। अगर परसेंटेज ना होती तो कोई बात नहीं, 100 से मल्टीप्लाई ना करता, जहां पे 20% आंसर आया है वहां पे 0.2 मोल फ्रैक्शन आती। गॉट इट? सो दिस वाज अ प्रैक्टिस of the concept of the mole fraction. My dear students, in today's lecture of the UHS topic 1 physical chemistry, that was about the fundamental concept which is very important. In the whole lecture I tried that in this limited time I will explain you every relatable line and concept in the proper way in the style of the Mdcat chemistry. I hope कि आपने इसको फोकस किया होगा। इंशाल्लाह आप इसको दोबारा समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।